नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आते आते चुनाव से राहुल गांधी गायब हो गए। वायनाड में चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद से राहुल गांधी धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो गए। रायबरेली में उन्होंने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन के दिन दिखे और उस दिन कोई रोड शो नहीं हुआ और कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उसके 3-4 दिन बाद वह एक रैली करने के लिए रायबरेली में गए, वरना प्रियंका वाड्रा जो है उनका चुनाव प्रचार कर रही हैं। अखिलेश यादव के साथ झांसी में एक ज्वाइंट रैली की, एक कन्नौज में की थी, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी का कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव इस चुनाव में चला ही नहीं और राहुल गांधी पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब हैं। गायब से मेरा मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले गए हैं या जो है चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। उनका पार्टिसिपेशन लगातार कम होता जा रहा है और इसके विपरीत देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में छाए हुए हैं। एक दिन में 3-3 रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं और पिछले 2-3 दिन से लगातार सभी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और फ्री फॉर ऑल इंटरव्यू है। ऐसा नहीं कि पहले से सवाल तय हैं कि ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, इस विषय पर पूछा जाएगा, इस विषय पर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत कर रही है कि प्रधानमंत्री इतना इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं और चैनल क्यों दिखा रहे हैं। एतराज़ इस बात पर भी है कि 13 तारीख को मतदान था कुछ क्षेत्रों में, उस समय उनका इंटरव्यू क्यों चला। सवाल ये है, बड़ा सीधा सा सवाल है कि राहुल गांधी को चैनल्स को इंटरव्यू देने से कौन रोक रहा है। कौन सा भारत में ऐसा न्यूज़ चैनल है, मीडिया हाउस है जिसको राहुल गांधी इंटरव्यू देंगे और वो नहीं चलाएगा। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है। उस वजह पर आऊँ उससे पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। किस्सा ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में वो दौर था जब मायावती मुख्यमंत्री थी प्रदेश की। एक नया चैनल शुरू हुआ था। उस चैनल का एक यूपी का भी जो है चैनल था, उत्तर प्रदेश का, डेडिकेटेड उत्तर प्रदेश के लिए। उस चैनल के हेड ने, जो उत्तर प्रदेश के हेड थे, उन्होंने एक प्रस्ताव मायावती के करीबी अधिकारियों को, क्योंकि उनके करीब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता नहीं है, अधिकारी ही जब सत्ता में रहती हैं, ख़ास तौर से अधिकारी ही करीबी होते हैं, उन्हीं की सलाह पर चलती हैं, उन्हीं से सलाह लेती हैं। तो उनको एक प्रपोजल दिया कि हमारा चैनल जो है पहली बार ऐसा करने जा रहा है, हम मुख्यमंत्री को रोज़ दिखाने को तैयार हैं। आधे घंटे का कार्यक्रम होगा और जो सवाल आप लोग कहेंगे वो सवाल पूछे जाएंगे। आप सवाल की सूची हमको भेज दीजिएगा, उसी के अनुसार हम सवाल पूछेंगे। तो जिस अधिकारी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया वो बड़े खुश हुए, गए अपने साथियों से डिस्कस किया, फिर लौट के आए, बोले नहीं ये सवाल पता नहीं क्या, उसमें उसके अलावा आप कुछ पूछ लेंगे, कोई सप्लीमेंट्री पूछ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोई सवाल पूछेंगे ही नहीं, हमारा कोई रिपोर्टर या हम आएंगे ही नहीं, हमारा कैमरा जाएगा, आधे घंटे जो बोलना चाहें मुख्यमंत्री वो बोले, उसको रिकॉर्ड करके हम उसको चलाएंगे। उसमें भी थोड़ा डिस्कशन के बाद लगा कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारा कैमरा भी नहीं जाएगा, आप अपना कैमरामैन जो है वो हायर कर लीजिए, उससे रिकॉर्डिंग कराइए और रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हम बिना एडिट किए हुए उसको अपने चैनल पर चलाएंगे। तो बड़े खुश हुए अधिकारी, उनको लगा कि इससे बढ़िया क्या प्रचार का मौका मिलेगा। रोज़ आधे घंटे प्रदेश के लोगों से मुख्यमंत्री बात करेंगी सीधे, और उसमें जो है कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, कोई बाहरी व्यक्ति मतलब किसी रिपोर्टर का या किसी जर्नलिस्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। मुख्यमंत्री अपने मन की बात कह सकेंगी, जो उनको कहना चाहती हैं, लोगों को जिस तरह से संबोधित करना चाहती हैं कर सकती हैं। तो इसका फ़ायदा जो है पब्लिसिटी के तौर पर और मुख्यमंत्री की छवि को प्रदेश में लोगों के बीच स्थापित करने में बड़ी मदद मिलेगी। बड़े खुश होकर वो प्रस्ताव लेकर मायावती के पास गए। मायावती सुनती रही। उसके बाद उन्होंने जिन शब्दों में स्वागत किया अधिकारी का, वो शब्द मैं दोहरा नहीं सकता, जो दोहरा सकता हूँ उतना ही बता रहा हूँ। पूछा क्या पागल हो गया है तू,
तुझे समझ में आता है क्या बोल रहा है? आधे घंटे में बोलूंगी क्या, 2 मिनट में एक्सपोज हो जाऊंगी। मायावती को ये बात समझ में आ गई कि ये जो टेलीविज़न मीडिया है इसमें बहुत देर तक आप लफाजी करके या विषय की समझ के बिना या किसी विषय पर केंद्रित हुए बिना वो लंबे समय तक बात नहीं कर सकते। लंबे समय तक से मेरा मतलब है 1 आध मिनट से ज़्यादा। 1 आध मिनट की बाइट तो जो है कोई भी नेता दे देगा, लेकिन किसी विषय पर बोलना हो तो उसकी तैयारी ना हो और उसकी समझ ना हो, उसकी गहराई ना समझते हो अगर आप, तो फिर आपके लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात मायावती को समझ में आ रही थी। वो पॉलिटिशियन थी, उनको मालूम था कि इस प्रोग्राम के जरिए उनको प्रसिद्धि कम मिलेगी, उनका एक्सपोजर जो है वो नेगेटिव टर्म में ज़्यादा हो जाएगा। और अफसरों को जो है उन्होंने बहुत झाड़ा कि इस तरह का प्रस्ताव लेकर दोबारा आना मत। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं देते? बहुत कम आपने इंटरव्यू देखे होंगे उनके, जो भी इंटरव्यू होते हैं छोटे होते हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने अर्नब गोस्वामी को दिया था, बड़ा मशहूर हुआ था। उसके बाद से उनकी जो मीडिया टीम है वो डरी रहती है कि कहीं इंटरव्यू न दे दें, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की बातचीत करते हैं, उससे ज़्यादा उससे लंबा इंटरव्यू देते नहीं। या तो पहले से प्रायोजित हो सवाल और सवाल पूछने वाले प्रायोजित हों, तब वो छोटा मोटा इंटरव्यू देते हैं, अदरवाइज़ इंटरव्यू देते नहीं। तो उसका कारण क्या है? कई कारण हैं। एक, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो एक विषय पर या एक बिंदु पर बहुत देर तक टिक नहीं पाते हैं। जो लोग उनसे मिले हैं या कई बार मिले हैं, उनसे बातचीत की है, उनको भी देखिए और 1 मिनट के लिए उनको छोड़ दीजिए। मान लीजिए वो बायस्ड होकर बोल रहे हों, उनका कहना है कि उनका ध्यान हमेशा बढ़ जाता है। मुश्किल से आधे मिनट जो है आपकी बात सुनेंगे, फिर फ़ोन पे कुछ करने लगेंगे, फिर कुछ और करने लगेंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर चले आएंगे। उनकी बात छोड़ दीजिए। वो कमरे के अंदर की बात है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इंडिया ब्लॉक जो है उसकी मीटिंग्स में नीतीश कुमार बोल रहे थे और राहुल गांधी अपने फ़ोन पर लगे हुए थे। नीतीश कुमार से रुका नहीं गया, उन्होंने टोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई 10 मिनट के लिए तो फ़ोन छोड़ दीजिए, जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। तो ये काम जो है नीतीश कुमार के अलावा और कोई कर नहीं सकता था। कांग्रेस के किसी नेता में तो हिम्मत थी नहीं। और उसके अलावा अभी आपने हाल ही में तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान उनको देखा होगा, मंच पर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो भाषण दे रहे थे और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। तो नॉन सीरियस होना, किसी विषय की गहराई में समझ न होना और किसी विषय के प्रति जो है वो गंभीरता न होना, ये राहुल गांधी की खूबी है। तो राहुल गांधी के लिए इंटरव्यू देना जो है वो मुश्किल होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखते होंगे आप आजकल, वैसे तो आजकल वो हर समय गुस्से में ही रहते हैं। कोई सवाल पूछा जाता है जो उनको असहज कर देता है तो कहते हैं बीजेपी का सवाल लेकर आ गया। ऐसे पत्रकारों को जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रति थोड़ी सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, उन पत्रकारों के बारे में भी उनकी यही जो है रवैया होता है, यही प्रतिक्रिया होती है कि बीजेपी का सवाल लेकर आ गए। आपने कभी सुना है, कभी देखा है 23-24 सालों के सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए भी कि उन्होंने कहा हो कि आप कांग्रेस का सवाल लेकर आ गए? और पिछले 2-3 दिन में उन्होंने जितने इंटरव्यू दिए हैं आपने देखा होगा, किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है। चाहे जाति की जनगणना पर सवाल किया गया हो, चाहे आरक्षण और संविधान को ख़त्म करने पर सवाल किया गया हो, चाहे विपक्ष के दूसरे जितने सवाल हैं, उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उनकी जो राय थी, उनको जो कहना था, उनकी जो सोच थी वो बताई। उनकी कोशिश थी कि उनका पक्ष लोगों तक पहुँचे। वो संवाददाता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे। राहुल गांधी आजकल एक और नया काम करते हैं कि मंच से जो है वो किसी रिपोर्टर की या जर्नलिस्ट की जो है जाति पूछते हैं। तो जाति पूछने का जो है वो सिलसिला भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो उनका इसीलिए कोई मुद्दा जो है वो जनता के बीच तक पहुंचता नहीं। जाति की गणना का मुद्दा उठाया नीतीश कुमार ने, उसको लपक लिया राहुल गांधी ने,
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उसको चलाया, वो मुद्दा हवा में उड़ गया। क्यों? क्योंकि आपकी उस पर क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपकी सरकार थी 2018 में कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार ने जाति की गणना कराई, उसकी रिपोर्ट आ गई। 18 से 24 हो गया, 6 साल हो गए, वो रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई। तो जब आपकी पार्टी, आपकी सरकार, अब फिर सरकार है आपकी, उसको पब्लिश करने की, उसको सार्वजनिक रूप से जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो फिर आप वो मुद्दा कैसे उठाएंगे और उस मुद्दे पर आप पर लोग विश्वास क्यों करेंगे? और मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ, बल्कि कई बार कर चुका हूँ, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि आपको याद होगा 2019 के चुनाव में वो अपनी हर रैली में, हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। क्या हुआ उस मुद्दे का? क्या किया आपने उसके बाद उस मुद्दे का? लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोगों को सरकार ने जो अपना पक्ष रखा, जिस तरह से बातें सामने आई, उससे स्पष्ट हो गया कि ये झूठा आरोप है। तो राहुल गांधी के पास नया कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। अडानी अंबानी से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। बढ़ पाते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं उस पर टिक नहीं पाते हैं। एक नया मुद्दा ज़रूर इस बीच में, चुनाव के बीच में, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने उठाया कि 400 पार का नारा बीजेपी क्यों दे रही है, प्रधानमंत्री ये नारा क्यों लगा रहे हैं? कि वो नारा इसलिए लगा रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी तो वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका जो है थोड़ा सा असर होना शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने उसका पलटकर जवाब दिया कि 400 की संख्या हमको इसलिए चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा ये हमारा नारा नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का संकल्प है। फिर ये कहा कि संविधान मेरे जीते जी, मोदी के जीते जी, न तो कोई संविधान को खत्म कर सकता है, ना आरक्षण को खत्म कर सकता है। मैं इसलिए 400 सीटें चाहता हूं कि ये पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण का कोटा है, जो आरक्षण का अधिकार है, उसको मुसलमानों को न दे पाए। और ये नैरेटिव बना दिया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने फिर यहीं तक रुके नहीं, अगला हमला किया। कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए, कांग्रेस से निकाले गए एक नेता ने बोल दिया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी का कहना था एक बैठक में, अब वो उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता। तो हम आएंगे तो हम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर पर, उसको बदल देंगे। ये मंदिर के निर्माण से पहले की बात है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा पाए, इसलिए 400 चाहिए। तो एक समय लगा था, 4-5 दिन का समय था, जब लगा था कि इस मुद्दे पर बीजेपी डिफेंसिव हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने गियर बदला और फिर आक्रामक मुद्रा में आ गए। उसका कोई जवाब कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी की ओर से नहीं आया। तो इस चुनाव का नतीजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं नरेंद्र मोदी के सामने, भले ही औपचारिक रूप से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी न जुटा पाई हो, भले ही राहुल गांधी न कह रहे हों कि अगर जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये दावा न कर पा रहे हों, तब भी जो है मुख्य प्रतिद्वंदिता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में परसेप्शन के लेवल पर है, ये दिखाई दे रहा है। और उस परसेप्शन की लड़ाई में राहुल गांधी लगातार चुनावी मैदान से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ना तो मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, मीडिया में तब दिखाई देंगे जब आप रैली करेंगे, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आप कोई काम करेंगे, तब तो दिखाई देंगे। क्या दिखाया जाए? आप दिन में मुश्किल से एक रैली करते हैं, प्रधानमंत्री जो है इस उम्र में भी 3 रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, उसके अलावा जो है इंटरव्यू भी देते हैं, उसके बाद जो है लौटकर दिल्ली सरकारी कामकाज भी करते हैं, बैठक लेते हैं मंत्रालयों की। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को नहीं दिखाया जाएगा तो किसे दिखाया जाएगा? और प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल पूछिए, उसका उत्तर उनके पास पहले से मौजूद होता है, क्योंकि उस विषय पर उन्होंने चिंतन मनन किया है, वो उस विषय पर उन्होंने अपनी एक राय कायम की है। उस विषय का अध्ययन करने के बाद राहुल गांधी चलते चलाते केवल कमेंट करने में यकीन रखते हैं, और जिस तरह के वो कमेंट करते हैं वो इस तरह का नेगेटिव कैंपेन जो है
वो लोगों को पसंद नहीं आता। व्यक्तिगत हमला लोगों को पसंद नहीं आता। एक आध बार की बात अलग है, कभी कभार कोई बात हो और आप इस तरह से सरकास्टिक हो जाएं तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन अगर आपका यही स्वभाव बन जाए, यही रवैया बन जाए, तो फिर लोगों को वो पसंद नहीं आता। इसीलिए राहुल गांधी पिछले 20 साल से वो संसदीय राजनीति में हैं, कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाए, कोई विमर्श खड़ा नहीं कर पाए, किसी मुद्दे को जनता तक ले नहीं जा पाए, और कांग्रेस पार्टी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। चुनाव लगातार पार्टी हारती जा रही है। उसका कारण है उसके नेतृत्व की अक्षमता, और ये इस चुनाव में और ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। इसलिए राहुल गांधी गायब दिख रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।